Hello friends, welcome to our program in conversation with Dr. S. Srinivasan ji. Today we will discuss what is value and how to create values and what is the importance of values in life. Value to sum up in a very simple way. राम जी का जो राज्य था उसमें एक नियम था कि प्राण जी जाए पर वचन न जाए. So that जी is हाँ one जी of the value, and it started from that era. That करेक्ट if you have values, your whole discipline and culture and everything will be systematic. So राइट these values help you always on a positive path and grow in life. And this also take your test when there is a difficulty and difficulty situation. If you don't come to any luring and stick to value, you will grow very faster. So Dr. Saab, I am starting sharing of the screen and ठीक you can continue. थैंक यू वेरी मच साहब थैंक यू अच्छा थैंक यू वंस अगेन अभी हम आज वैल्यूज के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल देखेंगे और कॉर्पोरेट वैल्यू क्रिएशन के लिए एक अलग सेशन है अलग पीपीटी है वो दैट विल फॉलो दिस एंड इन द मीन टाइम जैन साहब विल एनलाइटन अस ऑन वेरियस अदर एस्पेक्ट्स अभी मैं ये पीपीटी के ऊपर थोड़ा बोलूंगा ये स्लाइड में आपको दिखता है कि अंडर वैल्यूज क्रिएटिविटी दिखती है ऑनेस्टी दिखती है इंटेग्रिटी है और लव है परफेक्शन है डिटर्मिनेशन है all these things go together to create values and values are the most important in life because after bread and butter issues are solved our values decide whether we succeed or fail तो values का extremely ज़्यादा important है वो हमको ध्यान में रखना है एंड वो आचरण में लाने के लिए हर क्षण हमें अपने को मेहनत करना है और देन ओनली वी विल गेट एनरिचमेंट अपना वैल्यू अच्छे रहे तो हमारे पर्सनालिटी एनरिच होगा तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज basically in very simple terms what is the meaning of value will tell you what is right and what is wrong बस वो आपका वैल्यू है चोरी नहीं करना है नेचुरली वो वैल्यू है झूठ नहीं बोलना है वैल्यू है and these are simple but very powerful expressions of values right wrong बोले तो एकदम फाइनलिटी आ गया and it is very important उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज का सवाल ही नहीं है राइट रॉन्ग में कॉम्प्रोमाइज तो हो ही नहीं सकता तो वैल्यूज में कॉम्प्रोमाइज तो कभी नहीं करना चाहिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जैसे जैन साहब ने कहा कि अपने पुराणों में इतिहासों में वेदों में आगमा वगैरह है उसमें some expressions are there which are very profound, very deep and very powerful. अपना तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर एक क्लॉज है सत्यम वद धर्मम चर वेरी प्रिसाइज एंड वेरी पावरफुल वेरी पिथी काइंड ऑफ अ डेफिनेशन सत्यम वद बोले तो आप झूठ मत बोलो व्हाट यू सी इन 10 कमांडमेंट्स ऑफ मोसेस ऑन माउंट साइनाई ऐसा ही है सत्यम सत्यम वद धर्मम चर अपने को अपना धर्म संभालना है और धर्म के हिसाब से हमें जीना है वो सत्यम वद धर्मम चर ये तो एकदम बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वैल्यू है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज 1 minute. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज हाँ. हमें एट एन इंडिविजुअल लेवल फैमिली वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस देना है तो कॉर्पोरेट वैल्यूज के लिए जैसे मैंने कहा कि उसके लिए अलग पावर पॉइंट है अलग सेट ऑफ स्लाइड्स है और दैट विल कम टू एट एन अर्ली कन्वीनियंस प्रेजेंटली एट एन इंडिविजुअल लेवल हमें इंडिविजुअल वैल्यूज संभालते संभालते फैमिली वैल्यूज को भी लेना है क्योंकि फैमिली अकॉर्डिंग टू आवर फिलोसफी हैज टू बी इंक्लूडेड इन योर इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो फैमिली को अलग नहीं रखना है कभी हर एक क्षण हमें फैमिली का इंपॉर्टेंस ध्यान में रखना है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज और फैमिली बोले तो एक सिंपल थिंग अगेन मातृदेवो भव पितृदेवो भव अपने माता को देव समझो अपने पिता को देव समझो मतलब क्या हुआ फैमिली टाइज का एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस दिया जाता है माता इज लाइक गॉड गॉडेस पिता इज लाइक गॉड
and that is the ultimate in personal and family value. आचरण में हमें जो करना है वो हमेशा सामने रखना है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये देखिए, ये माता और पिता है, मगर जो आप फैमिली पिक्चर में देखेंगे ऐसे नहीं है. ये ना वेरी रफ लैंग्वेज, ये बुढ़ा बुढ़ी है. हमें लगता है कि कभी फैमिली बोले तो वेरी हैंडसम, यंग, प्रिटी, स्मॉल वगैरह, स्मार्ट वगैरह. वो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें सीनियरिटी लेवल पे, सीनियर सिटीजन लेवल पे फैमिली को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है और बहुत मुश्किल भी है. वी आर ऑल गुड पेरेंट्स एंड गुड सन्स व्हेन थिंग्स आर गुड, बट द मोमेंट वी बिकम ओल्ड एंड आवर वैल्यू गोज डाउन, कोई भी नहीं देखता. तो उसके ऊपर बहुत सारे श्लोक भी है, शंकराचार्य ने भी कहा है भजगोविंद में. हो सके तो एक दिन हम उसको भी सुनेंगे. तो फैमिली वैल्यूज बोले तो आज के जमाने में when more and more people are coming under the senior citizenship bracket, आपको सीनियर पेरेंट्स को रेस्पेक्ट देके, उनको आश्वासन देके, उनको कंफर्ट कॉन्फिडेंस देके उनके साथ जीना है, साथ जीना है. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो. मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज नॉट सीनियर. और तो हमें सीनियरिटी के ऊपर हम अलग भी सेशन लेंगे. माता पिता हो गया, उससे आगे हमें आचार्य के तरफ देखना है. जैसे माता पिता आपको they take care of you physically and mentally and all that. Next is the line in that is आचार्य देवो भव. अपनी जिंदगी में किसी को आचार्य मान के अच्छी तरह से बर्ताव करना, अच्छी तरह से ज्ञान लेना और ज्ञान को बांटना, वो आचार्य का काम होता है. और वो भी लोगों ने कहा कि अपने देव वेद में और पुराण, आगम, इतिहास, उपनिषद में सभी जगह लिखा हुआ है कि आचार्य देवो भव. Your teacher is equal to God, so you respect him and you'll gain, because the wisdom of Acharya will not come unless you interact with them deeply. Acharya Devo Bhava. Next slide, please. And और एक देव, अतिथि देवो भव. उस जमाने में होटल वेटल नहीं था, कुछ रेस्टोरेंट नहीं था. हाँ, कोई भी जाने वाला आदमी, आने वाला आदमी आपके घर के अंदर आराम करने को आएगा. Even up until 10, 15, 20 years ago, अतिथि had to be accommodated somehow. थका हुआ गेस्ट आएगा बेचारा, और उसको शेल्टर देना और उसको खाना पीना मैनेज करना, वो सब अतिथि देवो भव के भावना से आप करेंगे तो you will have better understanding of the difficulties of Atithis. And Atithi is an important part of life. Today, of course, we have got 5-star hotels and we have got other things. But otherwise, Atithi has to be accommodated in your value system. Next slide, please. और यहाँ पे हमें एक बेसिक सेंटिमेंट ध्यान में रखना है. तो वैल्यू, हम जब पर्सनल फैमिली वैल्यूज को बात करते हैं, एक फंडामेंटल वैल्यू ये है कि कृतज्ञता, जिसको हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं. और ग्रेटिट्यूड आपको अपने माँ बाप की तरफ तो रखना ही है, और अपने बच्चों के बाजू में भी हमें ग्रेटिट्यूड रखना है, बिकॉज बच्चे भी आपको ग्रेटिट्यूड का आनंद देते हैं. एंड without children, without your next generation, it will be very difficult to have empathy and emotional intelligence. तो इसमें एक कहानी है, you already know that. एक जंगल में एक शेर था, और एक उसने शेर ने एक चूहे को पकड़ा, कहा कि मैं तुमको खा जाऊंगा. चूहे ने कहा कि मेरे को छोड़ दो, मैं तो छोटा हूँ, आई एम हेल्पलेस, मुझे छोड़ दो, ऐसा कहने लगा. तो तब लायन ने कहा कि भाई तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए, तुम तो इतना छोटा है, और न तुम्हारे पास ताकत है, न तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, तुम मेरे को क्या मदद करेगा, मैं तुमको क्यों छोड़ू. तब माउस ने कहा कि नहीं जी, मैं आपको जरूर मदद कर सकता हूँ, मुझे पहले आप मुझे छोड़ के फिर देखना क्या मदद कर सकता हूँ. फिर लायन ने कहा कि ठीक है, वो छोड़ दिया उसको. तब एक दिन एक हंटर, जो हंटिंग करता है ना, शिकार, उसने लायन को पकड़ा, और लायन ने उसमें हंटिंग मेश होता है ना उसका, वो उसके अंदर फंसे हुए, he didn't know how to get out. तो लायन इतना बड़ा माइटी पावरफुल लायन है, मगर उसको वो नेट छोड़ के बाहर आने को मालूम नहीं था, क्योंकि वो
सीधा सिर्फ वजन से और टेक्निक स्ट्रेंथ से काम नहीं होने वाली बात नहीं थी, और उसको थोड़ा दिमाग लगा के करना है। तो लाइन ने सोचा कि भाई अपने को कोई पहचान वाला होगा, मदद करने वाला। तब माउस आया, आगे आया कि आप फिक्र मत करो लायन, शेर, मैं आपको छुड़ा दूंगा। फिर शेर हंसने लगा फिर से, तुम क्या छुड़ाएगा? उसने कहा कि तुम एक 10 मिनट आराम से बैठे रहो, मैं आपका जो नेट है, वो जाली है, उसको मेरे दांतों से निकाल निकाल के आपको फ्री कर दूंगा। उसने फ्री कर भी दिया। तब लायन को पता चला कि भाई आप कितने भी बड़े हो या छोटे हो, आप कृतज्ञता रखेंगे, उसका काम आता है, उसका आनंद आता है। सो ग्रेटिट्यूड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण यह है कि लायन एंड माउस का जो इंटरेक्शन हुआ, उसको हमें ध्यान में रखना है। कभी भी किसी भी छोटा आदमी को आप अपमान मत करो, छोटा आदमी को छोटा मत समझो, वो आपको अच्छा काम कर सकता है। ये भी एक वैल्यू है। वैल्यू इज समथिंग विच यू गिव एंड टेक इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइज। सिर्फ बड़ा हो गया करके लायन कुड नॉट डू एनीथिंग ना, ये तो अल्टीमेटली वो माउस के पास आना ही पड़ा उसके पास। तो ये एक वैल्यू है, इंपॉर्टेंट वैल्यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके पहले सर ग्रेटिट्यूड पे मैं बात करना चाहूंगा। जी हाँ, जी हाँ, बताइए। तो ग्रेटिट्यूड इज ए वेरी वाइड एंड सुपर वैल्यू, जी and the more you feel gratitude, the more you will stop complaining and cribbing, ठीक, and you should have gratitude toward everything. जी जी The laptop you use, the computer you use, the car you use, the bed you use, everything you should be grateful. The moment you are करेक्ट, grateful to somebody, some object, some person, there जी is a inclusivity in the whole process, then you will feel very good. जी हाँ, जी हाँ, And always आपकी भावना भाव जो भी बोलते हैं वो अच्छा हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, very good। तो वैल्यूज के वजह से हमको एक अंदर से एक स्ट्रेंथ मिलता है। अगर आपको वैल्यूज नहीं था, समझो आप कुछ भी करते थे, कुछ भी सोचते थे, कुछ भी खाते पीते थे, वो अपना कोर वैल्यूज के हिसाब से नहीं करते हैं, ऐसा रैंडम आप जीते हैं, तो आपको स्ट्रेंथ नहीं आएगा। स्ट्रेंथ के लिए हमें कोई इनर स्ट्रेंथ के लिए, फॉर एग्जांपल अपने शरीर में बोन्स की वजह से हमें स्ट्रेंथ मिलता है। आप बाहर चमड़ा कितने भी अच्छा हो, कितने भी हैंडसम दिखते हो, कितने भी वो प्लास्टिक सर्जरी करके आपको अपने अपीयरेंस अच्छा किया आपने, मगर अंदर आपका बोन्स वगैरह ठीक नहीं है, तो आपकी लाइफ खत्म हो। तो इनर स्ट्रेंथ हमेशा जरूरी है, एंड दैट इनर स्ट्रेंथ which comes from bones in body, it comes from inner values। वैल्यूज तगड़ा रहना चाहिए। तो वो एक छुपा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और अल्टीमेटली जब हम काम में लगते हैं, इसके ऊपर अक्सर हम बात करते रहेंगे, भगवत गीता का एक बिल्कुल कंडेंस्ड स्मार्ट क्रिस्प उदाहरण ये है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते जो हम बोलते हैं, आपने काफी सुना होगा। और हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में लिखा करते थे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपना काम करो तुम, फल को मत देखो। मगर उसका इंटरप्रिटेशन बहुत सारे तरीके से होते हैं। मगर हमें इन दिस कॉन्टेक्स्ट हमें इसका इंटरेस्ट है कि हम कर्म करने से फोकस नहीं निकालते। आपका फोकस हमेशा कर्म के ऊपर होना चाहिए। कर्म बोले तो अब कर्म आपके गृहस्थ में आप कर्म करेंगे, वानप्रस्थ में कर्म करेंगे, समाज में कर्म करेंगे, लोगों के साथ कर्म करेंगे, अकेला कर्म करेंगे। वहां पे आप जो भी आप कर्म करते हो, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। फोकस से दृढ़ता बढ़ती है। और जैन साहब ने आपको पहले फोकस का उदाहरण भी दिया। जैसा एक लेंस लेकर के आप सूर्य उष्ण को फोकस करेंगे, तो पानी भी बॉयल करना शुरू हो जाएगा, इतना पावरफुल है। तो कर्म का वैल्यू, एंड हर एक चीज के अंदर हमें कर्म का एलिमेंट दिखेगा, वो हम देखते जाएंगे। ये रिकरिंग थीम है, ये कर्मण्येवाधिकार से थीम जो है, वो फिर से आता रहेगा, और हमें उसको फिर से ध्यान में रखना है, आचरण करना है। नेक्स्ट, आप कुछ कहेंगे साहब? कर्म का एक सिंपल है कि नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है। जी नॉलेज के ऊपर कर्म किया तो एक्शन होता है, तो एक्शन पे ही रिजल्ट होता है। और जी नॉलेज से एक्शन नहीं होता है। तो अगर कोई भी चीज आपको जीवन में चाहिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा, तभी होगा। जी हाँ, और वो करना भी पूरी 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ करना पड़ेगा, इस तभी जी होगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो
ऐसा एक दृष्टि से देखा जाएगा तो वैल्यूज के अंदर आपके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो हम थोड़ा आज देखेंगे और आगे देखते भी रहेंगे। एथिक्स है, जो राइट और रॉन्ग बोलता है वो एथिक्स के अंदर आता है। रिस्पेक्ट आता है, दूसरों को रिस्पेक्ट देना, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, वो एक बड़ा वैल्यू है। अनलेस यू गिव रिस्पेक्ट यू कैन नॉट टेक रिस्पेक्ट। और कोड है, जो बिजनेस रिलेशनशिप का कोड है, जो इंटरेक्शन का कोड है, वो संभालना है। और ऑनेस्टी है, ईमानदारी चाहिए, इंटेग्रिटी, अगेन दृढ़ता, पर्सनालिटी की दृढ़ता चाहिए। ये सब चीजों को मिलजुल के हमें वैल्यूज का आचरण करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसलिए कहावत है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कहीं भी जाओ, wherever you go, honesty is the best policy, क्योंकि वो कोर वैल्यू में आता है। इट हैज नथिंग टू डू विथ रेस, रिलीजन, कुछ नहीं। जो आप हैं, आप ऑनेस्ट हैं। आप ऑनेस्ट नहीं है तो आप नहीं है। तो इतना जोर जोर से उसका आचरण करना और बताना भी तो बहुत जरूरी बात है। और हर एक वैल्यू के अंदर हमें वैल्यूज की जरूरत। अभी और एक एग्जांपल है कि जैसा जैन साहब ने कहा कि सिर्फ ज्ञान रखने से कोई फायदा नहीं, उसको काम में लाना है। इसका और एक उदाहरण ये है कि ये भी कहानी है जो आप सुने होंगे आपने। तो एक विद्वान आदमी था और एक नदी क्रॉस करने के लिए वो बोट वाले को पकड़ा, वो तो केवटिया बोलते हैं ना, बोटमैन। उससे पूछा कि भाई मेरे को यहाँ से लेकर के अदर साइड ऑफ द रिवर मेरे को छोड़ दो। तो पार करना, जो करना है आप मेरे को मदद करो, मैं उसे पार करके आगे निकल जाऊं। तो बोटमैन ने कहा कि ठीक है भाई, बैठ जाओ। तो बैठे और बोटमैन बोट चला रहा। तो बोलते बोलते गपशप करते करते स्कॉलर ने बोटमैन से पूछा, भाई तुम्हारी क्या पढ़ाई लिखाई हुई है क्या? तुम पढ़े लिखे हो क्या, आगे अनपढ़ आदमी? तो उसमें बोटमैन ने कहा कि मेरे को कुछ नहीं आता है, आई एम अनपढ़। फिर स्कॉलर ने पूछा, आपको वेद आता है क्या, वेद? बोटमैन ने कहा कि नहीं जी सॉरी। तो रामायण आता है क्या आपको? नहीं नहीं जी सॉरी, नहीं आता है। तो ऐसा करते करते हर एक स्टेप में बोटमैन ने मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं आता करते रहा। फिर वो स्कॉलर, वो ब्राह्मण जो था, उसने हर एक स्टेप में बोलने लगा कि तुम्हारी जिंदगी वेस्ट हो गई, तुमको रामायण नहीं आता है, जिंदगी वेस्ट हो गई। महाभारत नहीं आता है, आपकी जिंदगी वेस्ट हो गई। हाँ, इसका एक 10% वेस्ट हो गया, 15% वेस्ट हो गया, 20% वेस्ट हो गया। ऐसा करते करते वो आगे फिर अचानक वो बोट के नीचे से एक होल, मतलब ये हो गया, वीक हो गया, वो होल बन गया, उससे अंदर पानी आने लगा। तब स्कॉलर को पता नहीं चला कि क्या करना है। फिर पानी आ रहा है बोट के अंदर। तो बोटमैन बोलता है कि इतना सब बात करें आप स्कॉलर लोग, अगर आपको तैरने को नहीं आता है? स्कॉलर ने कहा नहीं जी सॉरी, मेरे को तैरने को नहीं आता। तब बोटमैन ने कहा, हंसते हंसते कहा कि भाई आपकी 10% जिंदगी क्या, 20% जिंदगी, आपको 100% जिंदगी खत्म हो गया। अभी तुम आप यहाँ पे मर जाओगे, मैं तैर के निकल जाके पार पड़ूंगा आगे। तो ये प्रैक्टिकलिटी ऑफ नॉलेज, और हर एक लेवल पे हमको प्रैक्टिकल देखना है और ज्ञान भी प्रैक्टिकल ही देखना है। वो प्रैक्टिकल देखते देखते आपको डीप जाना है तो आप जा सकते हैं, मगर बेसिकली हर चीज हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। जो कर्म योग का एसेंस है, तात्पर्य है, कृष्ण भगवान ने यही कहा कि कर्म योग में काम करो, और काम करने से आपका अच्छा होगा और आपके परिवार और बाकी लोगों को भी अच्छा होगा। वो स्कॉलर, जो सिर्फ स्कॉलर रहने से फायदा नहीं, आपको बोटमैन जैसा काम करने को आना चाहिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंस हमें वैल्यूज के अंदर भी रखना है। आप कुछ बोलेंगे सर? नहीं सर, ठीक है। अच्छा, ये एक प्रकार का एक ग्राफिक डेमोन्स्ट्रेशन है, ग्राफिक। तो हम सब ये संसार सागर में फंसे हुए हैं, ऐसा बोला जाता है। मतलब हम एक जन्म लेते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, और दूसरा जन्म लेता है और कुछ करते हैं। एक जन्म में हम आदमी करके रहते हैं, दूसरे जन्म में बंदर हो जाते हैं, तीसरे जन्म में कुत्ता हो जाता है। ये सब चक्र जो है, संसार चक्र जो है, उसको अपनी संस्कृति में
धर्म, अर्थ, काम, ऐसा 3 एस्पेक्ट्स में बांटा गया है। धर्म बोला तो अपने अपना धर्म जो है उसको संभालना है। अर्थ तो पैसा कमाना है, संपत्ति कमाना है, वो अर्थ है। काम लोगों से प्यार मोहब्बत से रहना है। गृहस्थाश्रम में आप अपने मिसेस को संभालना है, उनके साथ अच्छा रिलेशन रखना है, वो सब करते जाएंगे। धर्म अर्थ काम आप जब करेंगे तो आपको मोक्ष मिलने का चांस है। मोक्ष बोले तो इन सब से छुटकारा पाए, मुक्त पाए, आप अपने ही भगवान के तरफ जाएंगे तो उसको हम मोक्ष कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सब वैल्यू इसके अंदर ही होना चाहिए। और ये करते करते हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भाई लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, मतलब सिर्फ मुझे सुखी मत रखो, सभी लोगों को सुख दो। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, ऐसा कबीर जी ने कहा। मैं तो भूखा नहीं रहना चाहता हूँ, मगर रास्ते में जाने वाला साधु है, उसको भी भूखा मत रखो, उसको भी खाने के लिए दो वगैरह। तो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, वो जो कॉन्सेप्ट है, हर एक व्यक्ति को प्यार से बर्ताव करना, उनके साथ रहना और सबको सुख रखना, उसमें मदद करना, वो एक वैल्यू है, बड़ा वैल्यू है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप कुछ बोलेंगे तो? नहीं नहीं, ओके, हाँ। और ये उसी का दूसरा एक्सप्रेशन है कि वसुधैव कुटुंबकम। ये वासुदेव वासुदेव बोलते हैं, वो गलत है। वासुदेव तो कृष्ण का पालन पोषण करने वाला निकला। ये वसुधा एव बोलते हैं। वसुधा बोले तो जग, वर्ल्ड। एव सिर्फ द वर्ल्ड और द एंटायर वर्ल्ड, कुटुंबकम अपना कुटुंब जैसा समझ लो, एक बड़ा वैल्यू है। ऑल ह्यूमन बीइंग, ऑल लैंग्वेजेस, कल्चर, रेस, कैडर, को एवरीथिंग कुटुंब, एक कुटुंब में आ गया समझो। और कुटुंब सब इतना बड़ा रखने से, इंक्लूसिव बोलते हैं आज के मॉडर्न लैंग्वेज में। आप इंक्लूसिव रहो, दूसरे किसी को बाहर मत रखो, आप अंदर ले लो। जैसे उसका इधर जो नोआस आर्क करके बिब्लिकल में एक एक्सप्रेशन है। नोआस आर्क में क्या हुआ, इसका एक सेशन में लूंगा आपके साथ हो सके तो वसुधा एवं कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार, वो एक वैल्यू है। दैट वैल्यू इज अ वेरी बिग, ऑल एम्ब्रेसिव, इंक्लूसिव वैल्यू। वो हमें अनुष्ठान करना है। कुछ बोलेंगे साहब? नहीं नहीं, चलने दीजिए। हाँ, तो ये सब करते करते कर्मयोग में आप अपने को लगा लेंगे तो आपके आत्मा, तो अंतरात्मा जो है वो साफ होता है। जितना आप निष्काम कर्म करेंगे, सिर्फ कर्म के ऊपर आपका अधिकार है और बाकी चीजों के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। कर्मण्येव अधिकारस्ते बोलते हैं। तो करने से आपको निष्काम कर्म होगा, तो आपको आश्चर्य लगेगा। आप काम एलिमेंट निकाल देंगे तो आपका काम अच्छा बनता है। वही बहुत सारे उदाहरण है। एक पीट सैम्प्रास करके एक टेनिस प्लेयर था, और वो मैच पॉइंट में आके सर्विंग कर रहा है, टेनिस बॉल लेके सर्विस कर रहा है, आगे कोर्ट में जा रहा है। तो उसको पता चला कि मैं चैंपियनशिप के बारे में सोचते रहूं, फिर मेरा सर्विस ठीक नहीं आएगा। तो धीरे धीरे उसने ये सीखा, अपने को ही सिखाया कि भाई जब आप सर्विस कर रहे हो, जब आप मैच पॉइंट में आके खड़े होगे और एक सर्विस से आपका चैंपियनशिप मिलने वाला है ना मिलने वाला है, तब कैसा करना, द बेस्ट थिंग इज नॉट टू थिंक अबाउट द चैंपियनशिप। आप सिर्फ सर्विस कैसा मारना, बॉल कैसा मारना, उसके ऊपर ध्यान दो। वो निष्काम कर्म हो गया तो उसका हिज इम्प्रूवमेंट, हिज परफॉर्मेंस इम्प्रूव ट्रेमेंडसली। अपने मन को क्लियर रखे, फोकस रखे, सिर्फ कर्म के ऊपर फोकस रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो तेंदुलकर का या विराट कोहली का सेंचुरी हो या कुछ भी हो, आप निष्काम कर्म, सिर्फ कर्म के ऊपर फोकस रख के काम करो, वो भी एक वैल्यू है। एंड दैट वोंट कम अनलेस यू प्रैक्टिस, अनलेस यू थिंक। यू हैव टू थिंक हाउ यू आर परफॉर्मिंग। वो निष्काम कर्म वो वैल्यू में आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये सब पाने के लिए हमें बॉडी, माइंड, स्पिरिट तीनों को एक बैलेंस में रखना है। वो उदाहरण कि आप बोलेंगे कि पीठ संपर्क का ही उदाहरण लो। तो बॉडी इज ऑल फोकस्ड ऑन द टेनिस बॉल, माइंड इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन द टेनिस बॉल, एंड स्पिरिट बोले तो स्पिरिट इज अगेन अ स्पिरिट ऑफ न्यूट्रलिटी। चलो यार, इस मैं सर्विस मारता हूँ, बाई चांस सर्विस बिगड़ गया तो ठीक है, आई एम केपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट।
उसको हम स्पिरिट बोलते हैं, सोल बोलते हैं। वो तीनों का सम्मिश्रण होने से, बॉडी माइंड सोल होने से आपका all values will be performed better, will be brought to use better. Next slide. तो इसमें हमें अल्टीमेटली ये सबको मिलजुल के हम एक शब्द यूज करते हैं, स्पिरिचुअल। ये सब ठीक रहने से आप स्पिरिचुअल आदमी बन गया, स्पिरिचुअल इंसान बन गए। स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं कि आप मंदिर में जाके नारियल फोड़ रहे हैं। आप बॉडी माइंड सोल को, तीनों को बैलेंस में रख के एक विद फिलोसॉफिकल डिटैचमेंट आप काम करेंगे तो आपको विंबलडन चैंपियनशिप क्या, विराट कोहली का सेंचुरी क्या, सब आपको मिलने का मौका रहता है। तो ये हुआ अपना वैल्यू। साहब आप कुछ कहेंगे साहब? हाँ, बहुत कुछ कहेंगे। तो जैसा कि हमने देखा, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग वैल्यू का इंपॉर्टेंस बताया, वैल्यू क्या क्या हो सकती है इसके बारे में बताया। तो मेरा इस पे कुछ और भी बोलना है। सबसे पहला है कि हर आदमी के पास अनकॉन्शियसली वैल्यू होता है, लेकिन जी उसको हाँ, मालूम नहीं होता है। जी तो हाँ, ये जी हाँ, एक्सरसाइज करना चाहिए कि मेरी लाइफ में क्या वैल्यू है, वो कहीं लिख देना चाहिए, सो दैट बिकम्स योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर लाइफ। और आपको करेक्ट, जीवन वो हिसाब से जीना है। जी और हाँ, आपकी वैल्यू क्या है आपको बोलना नहीं पड़े, लोग समझ जाना चाहिए कि इसका ये वैल्यू है। वो वैल्यू कहाँ से करेक्ट, दिखेगा? तो कर्म से दिखेगा। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। आपको करना है। और फैमिली कॉन्टेक्स्ट में मेरा बोलना है कि फैमिली कॉन्टेक्स्ट में दादा चाहता है, पिताजी चाहता है कि फैमिली ऐसा चले, क्योंकि उसका वैल्यू जी, अलग है, लेकिन बच्चों को करेक्ट, नहीं मालूम है। तो मेरा करेक्ट, बोलना है कि फैमिली वैल्यूज का एक दिन डिस्कशन करके फैमिली वैल्यू 4, 5, 6 बना के उसको फॉलो जी, करना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, वेरी सबको गुड। मालूम है कि कौन सा वैल्यू घर में मानना है, तभी सिस्टम आएगा। नहीं तो दादा गुस्सा हो रहा है, पिताजी गुस्सा हो रहा है, क्यों गुस्सा हो रहा है किसी को नहीं मालूम है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप फैमिली वैल्यू का एक चार्ट बना के घर पे लगा दो, क्या जिससे बात सभी को मालूम पड़े कि वैल्यूज क्या है और उसको पालना है। है, वेरी गुड और एक पॉइंट, वेरी। वैल्यू का है कि सर वैल्यू में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कोई भी सिचुएशन कैसा भी आवे, आपको वैल्यू पे अडिग रहना है। उसका एग्जांपल है प्राण जाए पर वचन न जाए। जी हाँ, जी हाँ, तो दैट इज ऑल्सो देयर। और एक इशू आता है क्लैरिटी ऑफ वैल्यू। जी, तो हमारा एक वैल्यू है कि सिंपल रहना है, और जी, एक वैल्यू है पैसा बहुत कमाना है। तो कभी कभी वैल्यू में कॉन्फ्लिक्ट आता है कि फ्रेश एक होता तरफ तो है। आप बोलता है सिंपल रहना है और एक तरफ बोलता है बहुत पैसा कमाना है। तो आपको कभी भी लाइफ में कोई टेंशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप अपना वैल्यू का चार्ट देखो, वैल्यू करेक्ट, हायरार्की देखो, और उसको जी, कभी कभी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। जी हाँ, तो ये क्लैरिटी ऑफ वैल्यू हुआ। दूसरा एक जो मैंने भगवान महावीर से सीखा है, जी, उन्होंने ज्यादा वैल्यू का चार्ट नहीं बनाया। हाँ, उन्होंने सिर्फ एक ही वैल्यू का अपनाया, वो था अहिंसा। और हाँ, अहिंसा हाँ, को इतना डीप में ले गए, इतना डीप में ले गए कि बाकी वैल्यू अपने आप आ गए। नया बात है, करेक्ट, तो क्या ये बात एक बहुत जरूरी है कि अगर आपने एक वैल्यू को भी पकड़ लिया और उसमें पूरा घुस गए, तो जी, आपको बाकी सब वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे करेक्ट, ग्रेटिट्यूड एक वैल्यू है, वो भी अगर आपने किया तो सब कुछ आ जाएगा। मेरा या, एक वैल्यू है प्रोफेशन में कि गो एक्स्ट्रा माइल, दैट इज अ वैल्यू। नाउ बिकॉज ऑफ जी, दैट वैल्यू एवरी अदर क्वालिटी इज कमिंग। करेक्ट, करेक्ट, सो और वैल्यू होने से ही लाइफ में ग्रोथ होता है। अच्छे बुरे समय आपको बैलेंस रखता है। और जो डॉक्टर अपने बोला कि इनर स्ट्रेंथ, सो इनर स्ट्रेंथ एंड द मेंटल स्ट्रेंथ विल कम फ्रॉम द वैल्यू सिस्टम। डॉक्टर जी, साहब, थैंक यू सो मच एंड वी लुक फॉरवर्ड टू मोर प्रोग्राम फ्रॉम यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। वेरी मच।